प्रशिक्षु अपनी पहली रात्रिपाली के लिए मुर्दा घर में प्रवेश करते हैं। वे असहज महसूस करते हैं, लेकिन इसे घबराहट की तरह नजरअंदाज कर देते हैं। जैसा कि चारों ओर दिखाया गया है, फ्लोरोसेंट रोशनी टिमटिमाती है। एक कमरा, मुर्दा घर का सबसे पुराना हिस्सा, सीमा से बाहर है। उनके पर्यवेक्षक ने उन्हें सतर्क रहने और हर समय दरवाजे बंद रखने की चेतावनी दी है। जैसे ही वे अंदर आते हैं, अजीब आवाजें शुरू हो जाती हैं। धीमी फुसफुसाहट, धातु की खनक और कथित खाली हॉलवे से कदमों की गूंज गूंजती है। एक प्रशिक्षु जिज्ञासु जांच करता है, लेकिन हवा में ठंडक के अलावा कुछ भी नहीं पाता है। प्रशिक्षुओं में से एक को मृतक के पुराने रिकॉर्ड से भरी एक छिपी हुई दराज मिलती है, जिसमें अजीब अनसुलझी मौतों का विवरण होता है। जैसे ही वे पढ़ते हैं, रोशनी कम हो जाती है और उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। एक शव को ठंडे कक्ष में ले जाते समय एक प्रशिक्षु को अंदर से घूरती एक भूतिया आकृति की झलक मिलती है। वे पलकें झपकाते हैं और वह गायब हो जाती है। केवल खुली ठंडी दराजें चुपचाप प्रतीक्षारत संतरियों की तरह पंक्तिबद्ध रहती हैं। मुर्दा घर का अलार्म अचानक बजता है और दरवाजे बिना किसी चेतावनी के बंद हो जाते हैं। प्रशिक्षु अंदर फंसे हुए हैं, बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। जब वे फुसफुसाहटों को तेज होते हुए और पूरे मुर्दा घर में कदमों की आवाज गूंजते हुए सुनते हैं, तो दहशत फैल जाती है। एक प्रशिक्षु शव परीक्षण शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वे ऐसा करते हैं, मेज पर रखा शरीर अचानक हिल जाता है। उसका हाथ ऐसे हिल रहा है मानो जीवित हो। वे पीछे हट जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जब वे फिर से देखते हैं तो सब कुछ शांत हो जाता है, जब तक कि कोई आवाज फुसफुसा न दे, तुमने मुझे मरने क्यों दिया? बाथरूम में एक प्रशिक्षु शांत होने के लिए अपना चेहरा धोता है, लेकिन जैसे ही वे ऊपर देखते हैं, उन्हें एक दिखाई देता है। दर्पण में उनके पीछे छायादार आकृति, वर्षों पहले का एक मरीज जिसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उन्हें पुरानी मेडिकल फाइलों और समाचार पत्रों की कतरनों से भरा एक छिपा हुआ कमरा मिलता है, जिसमें अवैध प्रयोगों और कवर अप की जगह के रूप में मुर्दा घर के अतीत का विवरण दिया गया है। प्रशिक्षुओं को एहसास होता है कि वे जीवन में अन्याय करने वाली प्रतिशोधी आत्माओं से घिरे हुए हैं। प्रत्येक प्रशिक्षु को उनके द्वारा उजागर की गई मौतों से संबंधित अलग अलग दृश्य दिखाई देने लगते हैं। एक को एक डूबी हुई लड़की दिखाई देती है, दूसरे को जले हुए आदमी को और एक अन्य को बहुत पहले के एक सैनिक को दिखाई देता है। प्रत्येक आत्मा अधिक शत्रुतापूर्ण होते हुए न्याय की मांग करती प्रतीत होती है। प्रशिक्षु पुनः एकत्रित होने के लिए मुख्य कमरे में एकत्रित होते हैं, लेकिन कोने में एक अंधेरी छाया बनने लगती है। यह इकाई दूसरों की तुलना में बड़ी और अधिक खतरनाक मुर्दा घर की दीवारों के भीतर होने वाली सभी पीड़ाओं की पराकाष्ठा है। यह उन पर मंडरा रहा है, क्रोध से भरा हुआ। उन्मत्त होकर प्रशिक्षु भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाते हैं कि हर दरवाजा उन्हें वापस मुर्दा घर की ओर ले जाता है। उनके फोन और रेडियो बंद है। फुसफुसाहट असहनीय हो जाती है और भूतिया हाथ उन्हें पकड़ने के लिए दीवारों से बाहर निकलते हैं। जीवित रहने के आखिरी प्रयास में एक प्रशिक्षु को एक अनुष्ठान याद आता है, जिसके बारे में उन्होंने एक पुरानी फाइल में पढ़ा था। वे आत्माओं को शांत करने, माफी मांगने और अपने साथ हुई गलतियों को स्वीकार करने के लिए एक अनुष्ठान शुरू करते हैं। आभास डगमगाता है, लगभग सुन रहा है। प्रतिशोधी आत्माएं बलिदान की मांग करती हैं, जो उनके द्वारा सहे गए दर्द और अन्याय को संतुलित करने का एक तरीका है। एक प्रशिक्षु स्वयंसेवक मुर्दा घर में हमेशा के लिए रहने की पेशकश करता है, जिससे दूसरों को भागने की अनुमति मिलती है। आत्माएं स्वीकार कर लेती हैं और अस्तित्व खत्म हो जाता है। शेष प्रशिक्षुओं को दरवाजा खुला मिलता है और वे लड़खड़ाते हुए भोर में बाहर निकल जाते हैं। वे पीछे मुड़कर देखते हैं कि स्वयंसेवी प्रशिक्षु की भूतिया छवि उन्हें अंदर से देख रही है, जो हमेशा के लिए प्रेतबाधित मुर्दा घर से बंधी हुई है। कहानी शहर के मुर्दा घर की रोशनी के एक बार फिर टिमटिमाने के साथ समाप्त होती है, जो बेचैन आत्माओं को संकेत देती है, जो अभी भी भीतर रहती है।
स्वयंसेवी प्रशिक्षु की आत्मा उनके बीच खड़ी है। अब उन कई लोगों में से एक है जो उस स्थान पर घूमते हैं